नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट होता क्या है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में तो वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट होता क्या है। देखिए, जब किसी सॉल्ट को किसी वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो जो सॉल्ट के कीटायन और एनायन होते हैं वो वाटर के H+ आयन या फिर OH- आयन या फिर दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्यूशन को या तो एसिडिक बना देते हैं या तो बेसिक बना देते हैं या फिर न्यूट्रल बना देते हैं। तो इस पूरी घटना को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिसिस को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहता है कि फॉर ए स्टडी ऑफ हाइड्रोलिसिस इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड द सॉल्ट्स इनटू 4 कैटेगरीज। यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स को आसानी से समझने के लिए, पढ़ने के लिए इसे 4 कैटेगरी में, 4 भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया। तो जिसमें से पहला है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, यानी कि यहाँ फर्स्ट में हम लोग जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के, है ना, उनका हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। दूसरा है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, यानी कि वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के द्वारा बनने वाले सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। तीसरा है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस के सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। तीसरा में हम लोग ये जानेंगे। चौथा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, ठीक है, यानी कि वीक एसिड्स और वीक बेसिस के द्वारा बने सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस कैसे होते हैं, इसे हम लोग जानेंगे चौथे पॉइंट्स में। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम लोग डिटेल में यहाँ पे जानेंगे कि हर एक कैटेगरी के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। तो फर्स्ट है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। देखिए क्या होता है कि सॉल्ट में एसिड एंड सॉल्ट दोनों का मात्रा होता है। तो कुछ एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, वीक एसिड्स भी होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो यानी कि एसिड और बेस दोनों के कम्बिनेशन से एक सॉल्ट्स का निर्माण होता है। तो इन्हीं सॉल्ट्स का हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जानने जा रहे हैं। और पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के द्वारा जो सॉल्ट बने हैं उनका हाइड्रोलिसिस कैसे होते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस डू नॉट हाइड्रोलाइज, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता है। होता क्या है कि इनके जो केटायन होते हैं, इनके जो एनायन होते हैं, इनमें टेंडेंसी नहीं होते हैं कि ये वाटर के H+ आयन या OH- आयन के साथ रिएक्ट कर सके, जिसके कारण H- आयन OH- आयन के कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सेम टू सेम रहता है। तो किसी तरह का चेंज नहीं आता, जिसके कारण हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या, आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या, सेकेंड पॉइंट में हमारा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, यानी कि वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के जो सॉल्ट हैं उनका हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। तो सिंपली अगर यहाँ पर देखिएगा कि सॉल्ट ऑफ दिस कैटेगरी अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी कि
इस कैटेगरी के सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस होते हैं तो सिंपली जो है अल्कलाइन सॉल्यूशन का निर्माण होता है। बोले तो बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन निर्माण होता है उसका गुण जो है, उसका प्रॉपर्टी जो है वो क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। तो इस कैटेगरी में कौन सा सॉल्ट आते हैं? तो कंसीडर सोडियम एसीटेट, यानी कि इस कैटेगरी के एग्जाम्पल में अगर हम लोग लें तो सोडियम एसीटेट, तो सिंपली कहता है कि कंसीडर सोडियम एसीटेट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि आगे देख लेते हैं। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट अंडरगोज ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन इनटू Na+ एंड CH3CO- आयंस, यानी कि वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के सॉल्ट के कैटेगरी में जो हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल कंसीडर किया है वो है आपका सोडियम एसीटेट, यानी कि CH3COONA, ये आपका सोडियम एसीटेट हो गया। तो जब सोडियम एसीटेट वाटर में डिज़ोल्व होता है तो इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन, और ये Na+ एंड CH3COO- आयंस के रूप में डिसोसिएट होता है, टूटता है, ठीक है। आगे है कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका CH3, ठीक है, ये आपका CH3COO-Na, ठीक है, ये आपका सोडियम एसीटेट हो गया। ये जो है CH3COO- और Na+ के रूप में डिसोसिएट होता है। कहता है कि द एसीटेट आयंस विल टेक अप सम ऑफ H+ आयंस फर्निश्ड बाय स्लाइटली डिसोसिएटेड वाटर टू फॉर्म फीबली डिसोसिएटेड एसिटिक एसिड, यानी कि सिंपली आप समझिएगा कि सॉल्ट है तो उसमें जो है सो आपका केटायन होगा और एनायन होगा। तो सोडियम एसीटेट का जो एनायन होता है, तो सोडियम एसीटेट का जो एनायन का पार्ट है, देखिए ये आपका एनायन का पार्ट हो गया और ये आपका केटायन का पार्ट हो गया। तो सोडियम एसीटेट का जो एनायन का पार्ट है, यानी कि CH3COO-, वो H+ आयन से रिएक्ट करके आपका एसिडिक एसिड फॉर्म करता है, निर्माण करता है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि द अनडिसोसिएटेड वाटर फर्दर डिसोसिएट्स so as to maintain the constant value of Kw, concentration of H+ ion and concentration of OH- ion। आपको मालूम होगा कि Kw यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, Kw यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसके इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। तो इसके वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, अनडिसोसिएटेड वाटर जो है सो फर्दर, ठीक है, फर्दर डिसोसिएट्स होता है। आगे हमने पीछे देखा क्या कि जो सोडियम एसीटेट है उसका एनायन यानी कि CH3COO-, वो क्या करता है, H+ आयन के साथ रिएक्ट करता है और एसिडिक एसिड बना लेता है। यानी कि सिंपली आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो आपका सोडियम एसीटेट का जो एनायन हो गया वो H+ आयन के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब वाटर में दो चीज़ें होती है, एक H+ आयन, एक OH- आयन, तो जिसमें से H+ आयन तो ख़त्म हो गया, ठीक है। जो आपका सोडियम यानी कि आपका CH3COO- आयन है वो H+ आयन के साथ रिएक्ट करके उसका कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल कर दिया। तो आगे क्या बचा, तो कहता है कि द H+ आयंस आर अगेन टेक अप बाय CH3COO- आयंस, यानी कि वही बात जो मैंने बताया कि H+ आयन जो है वो CH3COO- आयंस के द्वारा टेकअप कर लिया जाता है, यानी कि CH3COO- H+ के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो इसका कंसंट्रेशन तो ख़त्म हो गया। अब बचा क्या, द लीड्स टू एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस, तो जिस कारण से क्या होता है कि OH- आयंस का कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। और सिंपली फिक्स है कि जब
H प्लस आयन से रिएक्ट कर जाता है CH3CO माइनस आयन, तो इसका कंसनट्रेशन कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा लगभग, तो बचेगा आपको OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एज ए रिजल्ट क्या आता है, एज ए रिजल्ट दस द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज अल्कलाइन बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो क्या होता है कि इस कारण से, इस वजह से जो है सो जो स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट होता है उनका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो जो सॉल्यूशन बनता है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हो चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है, फाइनली जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से शॉर्ट में, कि जब वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है कि इनके जो एनायन होते हैं, इनका जो एनायन होता है वो H प्लस आयन के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिस कारण H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक बन जाता है, अल्कलाइन नेचर का हो जाता है। ठीक है, तो यही है हमारा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे कि इस हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या क्या निकालेंगे। तो सबसे पहले आता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, क्या हाइड्रोलिसिस तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। पहला पॉइंट, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे किसका, तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे हम लोगों ने देखा जब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ था तो हम लोगों ने क्या लिया, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट क्या होता है, सोडियम एसीटेट CH3CO माइनस और Na+ के रूप में टूट जाता है। तो जब ये वाटर में डिज़ोल्व होता है, और वाटर में आपको पता है कि दो तरह के आयन्स मिले होते हैं, एक H+ आयन और एक OH- आयन। तो आपको पता ही है कि ये जो CH3COO- है, यानी कि जो एनायन है वो क्या करता है, वाटर के H+ आयन के साथ रिएक्ट कर जाता है, यानी कि और बना लेता है CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड। और यहाँ पे जो Na+ है और OH- है वो रिलीज हो जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे अगर इस रिएक्शन में एक ही चीज़ निकल के आता है कि जो इस कैटेगरी के सॉल्ट होते हैं उनका ध्यान दीजिएगा कि जो वीक एसिड्स हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट होते हैं उनका एनायन रिएक्ट करता है H+ से। ठीक है, और फाइनली जो सॉल्यूशन बनता है वो बेसिक होता है या अल्कलाइन होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका जो केटायन की भूमिका है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका केटायन की भूमिका है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में केटायन की भूमिका को हटा देते हैं। ठीक है, तो बचता है क्या, CH3COO- प्लस H2O और यहाँ पे OH- और CH3COOH। ठीक है, जो इसको हम लोग अनहाइड्रोलाइज सॉल्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अनहाइड्रोलाइज सॉल्ट बोल सकते हैं। ये फ्री हमारा बेस है और ये हमारा फ्री एसिड है। अब अगर देखिएगा यहाँ पे गौर से ध्यान से देखिएगा, तो मैंने पहले बताया था कि जब कांस्टेंट वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग राइट साइड आते हैं। ठीक है, ये हमारा KH क्या हो गया आपका, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इक्वल टू हम लोग राइट आएंगे तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन और फिर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH और बाई
ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग लेफ़्ट साइड में, पहले राइट साइड में चलेंगे फिर लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे। तो आ जाएंगे हमारा CH3COOH माइनस। वाटर को यहाँ पर नहीं लेंगे, वाटर का कंसंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि हाँ, वाटर के कंसंट्रेशन हम लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो भी खेल हो रहा है वो वाटर पे ही हो रहा है, सॉरी, ठीक है। तो जो भी खेल हो रहा है हमारा वाटर पे ही हो रहा है, इसलिए वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या निकल के आया आपका, KH इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस आयन। तो ये फाइनली हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकल गया। अब आपका आता है रिलेशन बिटवीन KH, Ka एंड KW। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि KH, Ka एंड KW होता क्या है। तो KH यानी कि हाइड्रोलिसिस, KH यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, Ka यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और ठीक है, सॉरी, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, KH यानी कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो अभी हमने निकाला, K यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, KW डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो अभी हमने क्या देखा कि जो आपका ये हम लोग को पता है कि क्या होता है, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, CH3COOH प्लस। ये कैसे बना था, तो जब ये एसीटेट आयन, ठीक है, एसीटेट आयन जो है वो H प्लस के साथ रिएक्ट करा तो हमारा बना एसिटिक एसिड, ठीक है। और वाटर जब डिसोसिएट होता है तो ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन के रूप में टूटता है। तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिखें तो क्या हो जाएगा, पहले इसका एक सेकेंड, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिखते हैं, यानी कि इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लिखने का हम लोग को पता है आइडिया, सबसे पहले राइट में आते हैं और दोनों का कंसंट्रेशन लिख देते हैं और बाई करके, ठीक है, फिर लेफ्ट में जो भी आता है उसका कंसंट्रेशन लिखते हैं। और वाटर के कंसंट्रेशन है ना, वाटर का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो हम लोगों को पता है, ये होता है, ठीक है। जब हम लोग इसको इक्वेशन हम लोगों ने फर्स्ट लिया और इसको सेकेंड, तो जब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। और फाइनली हमारा KH इक्वल टू जो है सो KW बाई KA आएगा, और यही जो है सो फाइनल रिलेशन होगा हमारा, यही जो हमारा होगा फाइनल रिलेशन होगा, ये जो हमारा फाइनल रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन KH, Ka एंड KW का, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो है हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अब निकालेंगे हम लोग। तो सिंपली इस रिएक्शन को आप लोग देखिए क्या है, ये एसीटेट आयन है, ठीक, और यहाँ पर वाटर, ठीक है। तो आपको पता है कि वाटर में जो है वो दो चीज़ें होती हैं, एक H प्लस आयन, एक OH माइनस आयन। तो ये जो एसीटेट आयन है, जो ये एनायन है, वो क्या करता है, H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करता है और ये हमारा एसिटिक एसिड बनाता है, और हमारा OH माइनस आयन जो है वो बच जाता है, वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन हम लोग ले लेते हैं C ब्रैकेट 1 माइनस H, और इसका कंसंट्रेशन CH, फिर इसका कंसंट्रेशन CH, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको पता होगा कि KH, ठीक है, KH इक्वल टू हम लोगों ने निकाला था
ठीक है, कंसंट्रेशन KH यानी कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऊपर निकाल चुके हैं, देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब इसी के आधार पर हमारा इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन का वैल्यू हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले OH का कंसंट्रेशन, तो यानी कि CH, फिर इसका कंसंट्रेशन फिर से CH, और बाई फिर इसका कंसंट्रेशन यानी कि C1-H। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये वैल्यू निकल के आएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन कि इफ़ H इज स्मॉल एज कम्पेयर टू यूनिटी 1-H इन द अबव इक्वेशन में बी रिप्लेस्ड बाय 1 सो दैट, यानी कि सिंपली ये 1-H जो है सो 1 के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग एज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग 1 लेके चलेंगे तो सिंपली ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका यहाँ पे KH इक्वल टू जो है आपका बचेगा CH², और अगर हम लोग H का वैल्यू निकालें तो √KH/C आ जाएगा। बट हम लोगों को पता है कि KH इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन KW/KA। तो अगर इसको यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो H इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा, √KW/KA/C। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आया है वो हम लोग इससे भी कंसीडर कर सकते हैं और इससे भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है सो pH ऑफ हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट, यानी कि हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट का pH वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो एज सोन इन द अबव, जैसा कि हम लोगों ने देखा ऊपर कि OH- आयन का जो कंसंट्रेशन हम लोगों ने लिया था वो CH था। ठीक है, और H इक्वल टू क्या था, KW/KA/C। ठीक है, अंडर रूट में। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो OH- आयन इक्वल टू C। ठीक है, ये C के जगह पे हम लोगों ने C रखा है, और यहाँ पे देखिएगा कि H, ये H जो है वो H की जगह पर इस H के वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस किया है। ठीक, कुछ इस प्रकार से KW/KAC, और पूरे का पावर जो है सो 1/2। अब इसको क्या करें, आगे हम लोगों ने क्या किया, इस C को अंदर ले गए। तो जैसे इस C को अंदर ले आए तो यहाँ पे कुछ चेंजेज आएगा, क्या आ जाएगा आपका KWC/KA, और पूरे का जो पावर है 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, टेकिंग नेगेटिव लॉग्स ऑन बोथ साइड वी गेट। अब हम लोग जो है नेगेटिव लॉग को जो है सो दोनों साइड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस पे और इस पे नेगेटिव जो है वो लॉग अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही नेगेटिव लॉग अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे PKW इक्वल टू क्या होता है, -log/KW। ठीक है, तो आपको सिंपली ये आपको मिलेगा POH इक्वल टू 1/2 PKW -1/2 log/C -1/2 PKA, ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों को पता है, पहले से हमने पीछे पढ़ा है, बताया है कि PH + POH इक्वल टू 14 होता है, जिससे ये इक्वेशन टोटली चेंज आ जाएगा। क्या हो जाएगा, PH इक्वल टू आपका आ जाएगा 14 -1/2 PKW + 1/2 log/C + 1/2 log PKA। तो ये वैल्यू जो है सो आपका आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका pH ऑफ हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीटली हो गया आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस का। और इसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा, जैसे कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हमने देखा, फिर हमने देखा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, pH ऑफ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, और रिलेशन बिटवीन KH, KA एंड KW। तो ये 4 रिजल्ट हम लोगों ने इसमें देखा। अब आगे हम लोग जो है सो नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस देखेंगे।
अब देखिए नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस के द्वारा जो सॉल्ट बनते हैं उनका हाइड्रोलिसिस हम लोग यहाँ पे जानेंगे डिटेल में, ठीक है। तो देखिए कहता है क्या, कंसीडर अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl एज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ सॉल्ट, यानी कि इस कैटेगरी के सॉल्ट में हम लोग इस कैटेगरी के सॉल्ट के तौर पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इस कैटेगरी में हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl को लिया है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा आपके एग्ज़ाम में भी जो है वो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। अगर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस को आप लोग डिस्कस कीजिए, या फिर डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस पे डिस्कस करना है आपको। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आगे क्या है, कहता है इन वाटर इट अंडरगोज ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन इन NH4 एंड Cl माइनस आयंस, यानी कि जब अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, यानी कि ये NH4 प्लस एंड Cl माइनस आयंस के रूप में ये डिसोसिएट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि NH4Cl ये जो है आपका NH4 प्लस और Cl माइनस आयंस के रूप में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। और ये आपका केटायन पार्ट हो गया और ये आपका एनायन पार्ट हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे यहाँ पे क्या होता है कि द अमोनियम टेक्स अप OH माइनस आयंस फर्निश्ड बाय वाटर टू फॉर्म द फीबली डिसोसिएटेड बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होता है, जब हमने पीछे देखा था कि जो सोडियम एसीटेट था उसका एनायन H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करता था, ठीक है, और जिसके कारण H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो ख़त्म हो जाता था और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बच जाता था, जिसके कारण जो पूरा सॉल्यूशन था वो एसिड बेसिक यानी कि अल्कलाइन सॉल्यूशन बचता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड को लिया है और वीक बेस के लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड को लिया है और वीक बेस को लिया है। इसमें अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड का केटायन पार्ट NH प्लस NH4 प्लस, ठीक, और जो एनायन पार्ट है वो Cl माइनस है। तो इसका केटायन पार्ट, इसका जो है केटायन पार्ट OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका केटायन यानी कि NH4 जो है सो OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या कहता है, द अनडिसोसिएटेड वाटर फर्दर डिसोसिएट्स सो एज टू मेंटेन द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ Kw, यानी कि हम लोगों को पता है कि Kw यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और क्या होता है इसके इक्वल टू होता है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो इस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि जो अनडिसोसिएटेड वाटर है वो पुनः डिसोसिएट होते हैं और दिस कॉज। अब क्या होता है, देखिए हमने बताया कि इसमें क्या होता है कि जो अमोनियम क्लोराइड का जो केटायन पार्ट होता है यानी कि अमोनियम, ठीक है, अमोनियम आयन जो है वो OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि इस कैटेगरी के सॉल्ट में केटायन OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो ध्यान में ये रखना है कि इस कैटेगरी के सॉल्ट में जो आपके केटायन होते हैं वो OH माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का जो केटायन है अमोनियम आयन, ठीक है, वो OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि
अब सिंपली जो है सो OH माइनस आयन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस आयन का जो है कंसंट्रेशन वो इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन आयन है ना इंक्रीज होगा, और क्या होगा कि जो OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा यानी कि घटेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि OH माइनस आयन के साथ अमोनियम आयन रिएक्ट कर जा रहा है, तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन खत्म और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण thus the aqueous solution of the salt of strong acid and weak bases is acidic because of hydrolysis। यानी कि इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन खत्म हो गया और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो इस कैटेगरी के सॉल्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कैटेगरी के सॉल्ट में जो सॉल्यूशन बनते हैं वो होता है एसिडिक सॉल्यूशन। और क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो चुका है। कैसे हुआ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि इसमें हुआ क्या। इसमें हुआ ये कि जो आपका इस कैटेगरी के सॉल्ट में आपका अमोनियम क्लोराइड एज एन एग्जाम्पल लिया गया और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का केटायन OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट किया, जिसके कारण OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन खत्म, बच गया आपका H प्लस आयन। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन एज इट इज़ इंक्रीज करते जाएगा, जिसके कारण पूरा का पूरा सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा। तो यही तो है हाइड्रोलिसिस, और इस कारण से पूरा का पूरा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो आपका हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस। ठीक है, अब इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखने, जैसे कि हम लोगों ने पिछले में देखा था। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट वही आएगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और आपको पता है कि NH4 प्लस और Cl माइनस आयन यानी कि अमोनियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होता है तो ये NH4 प्लस और Cl माइनस आयन के रूप में डिसोसिएट होता है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है कि वाटर में दो चीज़ें होती हैं, एक H प्लस आयन और एक OH माइनस आयन। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो केटायन है यानी कि जो प्लस वाला है वो माइनस के साथ यानी कि OH माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्लोरीन और H प्लस फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस कैटेगरी के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में केटायन रिएक्ट कर रहे हैं OH माइनस के साथ, यानी कि केटायन की भूमिका होती है, यहाँ पे एनायन की भूमिका खत्म हो जाती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एनायन को हटा देंगे यानी कि Cl माइनस को हटा देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर देखिए NH4 प्लस और H2O बच गया, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बच गया और H प्लस बच गया। ये आपका अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट हो गया, ये फ्री बेस और ये फ्री एसिड हो गया आपका। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका कांस्टेंट वैल्यू KH यानी कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को तो आपको निकालने आता ही है। आप आ जाइए राइट में, तो पहले इसका कंसंट्रेशन फिर इसका कंसंट्रेशन बाई इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि सारा जो खेल है, सारा जो प्रोसेस है वो वाटर के कारण ही तो हो रहा है, तो इसीलिए वाटर का कंसंट्रेशन डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर से हम लोग आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन KH, KB एंड KW। पिछले में हम लोगों ने निकाला था रिलेशन बिटवीन KH, KA, KW। वहाँ पर KA था यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यहाँ पे आ गया KB यानी कि KH मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, KB यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, और KW यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले इस रिएक्शन को आप देखिए। आपको पता है कि जब NH4 प्लस यानी कि अमोनियम आयन और OH माइनस आयन रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ध्यान देखिएगा कि अमोनियम आयन और OH माइनस आयन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और वाटर जब डिसोसिएट होते हैं तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन के रूप में डिसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग
के बी निकालें, के बी यहाँ से आपका आएगा, तो लेफ्ट साइड में जो भी है उसके कंसंट्रेशन लिखते हैं, फिर आ जाते हैं राइट साइड में जो भी होता है उसका कंसंट्रेशन लिखते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। और के डब्ल्यू इक्वल टू हम लोगों को मालूम है कि के डब्ल्यू इक्वल टू होता है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अगर डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, जब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा ये के डब्ल्यू बाई के बी इक्वल टू, ये हमारा रिजल्ट आएगा। और फाइनल जो रिलेशन निकल के आएगा वो आपका ये रिलेशन होगा। देखिए फाइनल जो रिलेशन आपका निकल के आएगा वो ये रिलेशन के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के बी, ध्यान दीजिएगा। तो रिलेशन बिटवीन के एच के बी और के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के बी, यही रिलेशन है। ठीक, अब आ गया ये, ठीक है। अब थर्ड रिजल्ट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो फिर से आपको इस रिएक्शन को देखना होगा। क्या होता है कि अमोनियम, ठीक है, वाटर के OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H प्लस को रिलीज हो जाता है। तो अगर हम लोग इनका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो इनका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग C1 माइनस H, फिर इसका CH और इसका CH, और हम लोगों को पता है कि KH यानी कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इक्वल टू हम लोगों ने निकाला था क्या, देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन ये, इसका कॉन्सेंट्रेशन ये, ठीक है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नीचे। ठीक, तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर आप देखिएगा क्या लिखा हो, इफ एज बिफोर H इज टू स्मॉल एज कम्पेयर टू यूनिटी, यानी कि जो हमारा H है वो 1 से बहुत ही छोटा है, 1 के कंपेरिजन में बहुत छोटा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसके इक्वल टू 1 लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो के एच इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका CH², ठीक है। और फिर से सॉल्व करेंगे, अगर H का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा H इक्वल टू √KH/C, और फाइनली हमारा आ जाएगा जो रिलेशन है वो √KW/KB/C, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हम लोग इन ये जो वैल्यू आया आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के इक्वल आया है, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे है आपका pH ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट, ठीक है, pH ऑफ हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट। अब एज सोन एबव, जैसे कि हमने देखा कि H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन लिया था हमने CH, और क्या है कि H का जो वैल्यू है H इक्वल टू KW/KB/C, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए H प्लस इक्वल टू C के जगह पर C ही रखेंगे, और H, ये जो H है उसके जगह पे हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो फाइनली सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा KWC/KB और पूरे का पावर 1/2। अब टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन द बोथ साइड्स, यानी कि इसमें और इसमें नेगेटिव लॉग अगर लेंगे तो आपको पता है नेगेटिव लॉग लेने से आपका pH वैल्यू निकल आता है। तो यहाँ पे pH इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2 pKW माइनस 1/2 log C माइनस 1/2 log pKb, ठीक है। ये आपका हो गया pH ऑफ हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट ले लेते हैं, चलिए अब आ जाते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। यानी कि वीक एसिड्स और वीक बेसिस के जो सॉल्ट होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस कैसे होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कंसीडर अमोनियम एसीटेट यानी कि CH3COONH4 एज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी, यानी कि इस कैटेगरी के एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है
अमोनियम एसीटेट को, यानी कि CH3COONH4। तो वीक एसिड एंड वीक बेस की कैटेगरी में आपका आ गया अमोनियम एसीटेट। और ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है कि अमोनियम एसीटेट, है ना, पीछे भी मैंने बताया था कि जैसा कि आपको ऐसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, इनके बारे में डिस्कस कीजिए। नहीं तो आपको डायरेक्टली ऐसे बोला जा सकता है कि अमोनियम एसीटेट का हाइड्रोलिसिस डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पे चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि द अमोनियम एसीटेट डिसोसिएट इनटू NH4+ एंड CH3OO- आयंस। ठीक है, तो जो हमारा अमोनियम एसीटेट है वो NH4+ और CH3COO- आयंस के रूप में डिसोसिएट होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका अमोनियम एसीटेट हो गया। ये NH4+ एंड CH3COO- यानी कि अमोनियम आयन और एसीटेट आयन के रूप में डिसोसिएट होता है। तो ये आपका जो हो गया आपका केटायन पार्ट हो गया, और ये हो गया आपका एनायन पार्ट। ठीक है, तो आगे क्या कहता है, आगे हमारा जो है कि द NH4+ एंड CH3OO- आयन फर्निश्ड by the salt combined with OH- and H+ ions both of water respectively to form feebly dissociated NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड CH3COOH। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे, ठीक है, जो आपका केटायन पार्ट है यानी कि प्लस वाला, वो रिएक्ट करता है आपके OH- से। ठीक है, यानी कि केटायन पार्ट एनायन से रिएक्ट करता है, और जो आपका एनायन पार्ट है CH3COO- वो आपके H+ यानी कि केटायन पार्ट से रिएक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अमोनियम एसीटेट लिए हैं इसका केटायन पार्ट है आपका अमोनियम। ठीक है, तो अमोनियम जो है वो रिएक्ट करता है OH- के साथ। ठीक है, और आपका बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जो आपका एनायन पार्ट है यानी कि एसीटेट, ठीक है, एसीटेट आयन, वो रिएक्ट करता है H+ आयन के साथ और बनाता है एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों चीज़ें रिएक्ट कर, यहाँ पे केटायन और एनायन H+ और OH- दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो केटायन पार्ट है NH4+, वो रिएक्ट कर रहा है OH- के साथ और बना रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जो एनायन पार्ट है CH3COO- वो रिएक्ट कर रहा है H+ आयन के साथ और बना रहा है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया एसीटेट आयन। ठीक है, ये हो गया आपका अमोनियम आयन, ये H2। यहाँ पे H2 में दो चीज़ें होती हैं, एक H+ एक OH-। तो जो ये एनायन है वो H+ के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना लिया, और ये जो केटायन है वो OH- के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। तो ये चीज़ें जो है सब टोटल रिएक्शन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, एज ए रिजल्ट in this case both H+ and OH- ions are removed simultaneously, and if they are removed in equivalent amount as the present case, the solution remain neutral although hydrolysis of salt has been taken place। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो केटायन पार्ट था वो OH- के साथ रिएक्ट कर गया, और जो एनायन पार्ट था वो H+ के साथ रिएक्ट कर गया, यानी कि एक साथ H+ आयन और OH- आयन का कंसंट्रेशन समाप्त हो गया। यहाँ पे ना तो H+ आयन बचा ना तो OH- आयन बचा, दोनों में से कुछ भी नहीं बचा। तो इस कारण से जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि ना तो एसिडिक रहेगा ना तो बेसिक होगा, तो जो सॉल्यूशन बचेगा वो न्यूट्रल। और इस प्रक्रिया के दौरान
जो सो हाइड्रोलिसिस हो चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो चुका है और ये हाइड्रोलिसिस का ही रिजल्ट है कि जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना, वो बन गया आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये था आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट में कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आपका, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ जाएगा आपका KH इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ CH3COOH कंसनट्रेशन ऑफ NH4OH बाई कंसनट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस आयन एंड कंसनट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयन। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन निकल के आएगा, रिलेशन बिटवीन KH, KW, Ka एंड Kb। KH आपको मालूम है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, KW डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, तो इन सभी का जो रिलेशन आएगा वो आपका फाइनल रिलेशन जो निकल के आएगा वो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे समझाया है, एक ही प्रोसेस है सबका, सिंपली समझ लेते हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से। आपको पता है कि एसीटेट आयन H+ के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाता है। आपको पता है कि अमोनियम आयन OH- के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जो वाटर है उसका डिसोसिएशन होता है H+ और OH- के रूप में। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है Ka का डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, और उसी तरह से हम लोग Kb यानी कि बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, और वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोगों को मालूम है कि ये होता है H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH- आयन का। तो इसे हम लोगों ने लिया है इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब आगे क्या है कि डिवाइडिंग इक्वेशन 3, 1 एज वेल 2। तो जब 3 को 1 से और फिर जो है सो 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल जो हमारा रिलेशन निकल के आएगा वो आएगा KH इक्वल टू KW बाई Ka एंड Kb। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब आगे देखिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो इस रिएक्शन को ध्यान देखिएगा कि ये एसीटेट आयन है, ये अमोनियम आयन है, और H2, इसमें दो चीज़ें, एक H+, एक OH-। तो क्या करेगा कि ये जो है एसीटेट आयन, ठीक है, ये जो एसीटेट आयन है वो वाटर के H+ से रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाएगा, और ये जो अमोनियम आयन है वाटर के OH- आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिएगा यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन में हम लोगों ने लिया है C ब्रैकेट 1 - H, इसके कंसंट्रेशन में भी लिया है C ब्रैकेट 1 - H, इसके कंसंट्रेशन CH। ठीक है, अब आगे जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के तौर पे जानते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, KH इक्वल टू, तो देखिए इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे, इसका कंसंट्रेशन, फिर बाई में इन दोनों का कंसंट्रेशन, तो फाइनली आएगा H² बाई 1 - H²। ठीक है, अब क्या होगा, नेग्लेक्टिंग एज कंपेयर टू यूनिटी वी हैव, तो हम लोग H को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो 1 से बहुत ही छोटा है, तो आ जाएगा फाइनली KH इक्वल टू H², और फाइनली यहाँ H इक्वल टू √KH इक्वल टू √KW बाई Ka एंड Kb, ये आपका आ जाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब आगे जब निकालेंगे तो क्या आएगा, pH ऑफ हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि pH ऑफ हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट सॉल्यूशन निकालेंगे तो आएगा pH इक्वल टू 1/2 pKw प्लस 1/2 pKa प्लस 1/2 pKw। तो ये आपका आ गया pH ऑफ हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट। तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे टॉपिक जो है सो ये आपका ख़त्म हो गया। ठीक, हमने यहाँ पे 4 चीज़ें पढ़ी। क्या क्या पढ़ी, तो सबसे पहले यहाँ पे आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे,
क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं था। फिर हमने देखा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें क्या था कि इसका इस कैटेगरी के सॉल्ट में इनका एनायन रिएक्ट कर रहा था OH, ठीक है, इसका एनायन रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, एक सेकेंड, हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसमें क्या था कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने लिया था सोडियम एसीटेट को। तो सोडियम एसीटेट का जो एनायन पार्ट था वो H+ के आयन के साथ रिएक्ट करा, जिसके कारण H+ आयन का कंसंट्रेशन खत्म हो गया और बच गया आपका OH- आयन का कंसंट्रेशन, जिस कारण पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक बन जाता है, यानी कि अल्कलाइन बन जाता है, ठीक है। और ऐसा क्यों? ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। थर्ड में हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस। यहाँ पे हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड को लिया था, जिसका केटायन पार्ट जो है वो OH- आयन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, क्या होता है कि H+ आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बच जाता है, ठीक है, जिस कारण पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। चौथा था हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस। यहाँ पे हम लोगों ने लिया था अमोनियम एसीटेट को। तो अमोनियम एसीटेट का केटायन और एनायन दोनों, ठीक है, अमोनियम एसीटेट में जो केटायन पार्ट है वो OH- के साथ रिएक्ट करता है और जो एनायन पार्ट है वो H+ आयन के साथ रिएक्ट करता है एक साथ, जिसके कारण एक साथ H+ आयन और OH- आयन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म हो जाता है और पूरा का पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। तो ये था हमारा हाइड्रोलिसिस, जिसमें हम लोगों ने 4 तरह का हाइड्रोलिसिस डिटेल में देखा और ये जो है सो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।